3 लेक्चर्स से मैं आपके छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहा हूं ताकि आप आइसोमेरिज्म सीख सकें। अभी भी सही मायने में जैसे आइसोमेरिज्म जैसे किताबों में दिया रहता है वो उस तक पहुंचने में भी मुझे टाइम है, तो उसको छोड़ दीजिए। मैं आगे बताऊंगा कि कितने तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, आइसोमेरिज्म का क्या क्लासिफिकेशन होता है, स्ट्रक्चरल, कन्फॉर्मर्स, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सब पे बात करूंगा। अभी फिलहाल उससे पहले प्राइमर के रूप में क्या सीखा जाए कि कैसे आइसोमर्स गिने जाते हैं, हाउ टू काउंट आइसोमर्स। इसमें मैं 2 लेक्चर लूंगा, लेक्चर 4 और लेक्चर 5। लेक्चर 6 में मैं आपको सिखाऊंगा कि यही चीज फिर से रिपीट करूंगा, बट वो सिखाऊंगा हाउ टू काउंट आइसोमर्स विदाउट काउंटिंग। तो आने वाले 3 लेक्चर्स में मैं प्राइमर का काम करने वाला हूं आइसोमेरिज्म के लिए, है ना, प्राइमर वाला काम करने वाला हूं। कुछ प्राइमरी चीजें सीखेंगे। पहले 2 लेक्चर यानी 4 और 5 में हाउ टू काउंट आइसोमर्स, और 6th में हाउ टू काउंट आइसोमर्स विदाउट काउंटिंग देम, ठीक है। तब जाके हम लोग लेक्चर 7 से एक सही मायने में आइसोमेरिज्म सीखना शुरू करेंगे। तो लेक्चर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है हाउ टू काउंट आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स काउंट करना आना चाहिए, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एप्लीकेशन ही पूछा जाता है नॉलेज का। कोई नहीं पूछेगा कि डिफाइन आइसोमेरिज्म विद अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल एंड स्कीमेटिक डायग्राम, ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे? क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ ये कंपाउंड है, इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो वहां आपको ये हुनर आना चाहिए कि कैसे एक फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो आप उसके अलग अलग आइसोमर्स ड्रॉ कर सके, और ये भी श्योर हो सके कि और इसके अलावा कोई आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई आइसोमर्स नहीं होंगे, ये भी एक कला है कि आपको पता होना चाहिए कहां रुक गए, इसके बाद नहीं होंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं कई सारे केसेस लेके करूंगा और बताऊंगा आपको। और पहला केस है केस नंबर 1। अगर कभी कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाए और डीबी 0 हो, तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हो और डीबी 0 हो, तो जाहिर सी बात है अगर डीबी 0 है तो साइक्लिक नहीं हो सकता और अनसैचुरेशन नहीं होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो सिर्फ एल्केन ही हो सकता है। तो जहां कहीं भी ये चीज देखो, अब आप बोलेंगे इससे डीबी का कैसे पता चलेगा? लेक्चर नंबर मैंने 2 में सिखाया कैसे डीबी निकालते हैं। फॉर्मूला देखिए, अगर उसमें कार्बन है हाइड्रोजन है फिर उसका तुरंत डीबी निकालिए। अगर डीबी 0 आ रहा है तो आप श्योर हो जाएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो मैंने कहा ना आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहां रुकना है। तो आप अगर ऐसा कोई कंपाउंड आएगा तो उसमें एल्कीन्स एल्काइंस नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ क्या बनाएंगे? एल्केन्स बनाएंगे और रुक जाएंगे, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक्स है। अब बोलेंगे ये क्या है ना, मीथेन, कितने आइसोमर हो गए? तो आप इसका पहले डीबी निकालिए। 1 + 1 - 4/2 0। इसका एक ही आइसोमर दिखता है मुझे। CH4 के अलावा और कोई तरीका नहीं दिख रहा है CH4 बनाने का, ठीक है। क्यों मैंने CH4 से शुरुआत किया? मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहता हूं, एक कार्बन से शुरू करना चाहता हूं। अगर मान लीजिए C2H6 आ जाए, आप डीबी निकालिए इसका, ये आ जाएगा 2 + 1 - 6/2 0, यानी एल्केन है। एक ही एल्केन बन सकता है CH3 और कोई एल्केन बन ही नहीं सकता, ठीक है। तीसरा C3H8, फिर डीबी निकाला आपने 3 + 1 - 8/2, यानी ये आ जाएगा 4 - 4 0, ठीक है। ये कंपाउंड आ जाएगा CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कोई कंपाउंड नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं आने वाले समय में चेन्स हाइड्रोजन लिखना बंद करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने 3 केसेस देखे। C3H8 तक देखा है, हम लोगों को C7 तक जाना है। C4 देखते हैं, C4H10, अगेन इसका डीबी आप निकाल लीजिएगा, 0 आएगा। लेकिन अब 4 कार्बन के 2 तरीके की चीजें मैं बना सकता हूं, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इसके सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल है, इसका एक आइसोमर पॉसिबल है, 3 कार्बन का एक ही आइसोमर पॉसिबल है, लेकिन 4 कार्बन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। 4 कार्बन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो आप आइसोमर्स ऐसे गिनते हैं, ठीक है। आइसोमर्स के गिनने में डीबी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको डीबी सिखाया ताकि आप डीबी निकालकर ये श्योर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन वाले एल्कीन्स भी होते हैं, एल्काइंस भी होते हैं, पर हम श्योर है यहाँ पे कि इस फॉर्मूले से एल्कीन या एल्काइंस या इस फॉर्मूले से
एल्कीन और एल्काइंस नहीं बनेगा, क्योंकि इसका डीबी अगर 0 आ रहा है दैट मींस इट इज अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट C5 फिफ्थ ई C5H12 अगेन डीबी 0 है। डीबी तो खैर सब में 0 रहेगा मैं इस सेक्शन में, है ना। अब कोई पूछे 5 कार्बन के कितने कंपाउंड्स बनेंगे, तो पहले आपको ये कॉमन सेंस से ही बनाना है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, 5 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, 1 कार्बन मैंने इन दोनों में से किसी एक पोजीशन में, देखिए 4 कार्बन की चेन, 1 कार्बन हाथ में है, चूंकि ये सिमेट्रिकल चेन है। अच्छा, यहां आप कार्बन नहीं लगा सकते, अगर आप यहां कार्बन लगाते हैं तो इसी को आप सीधा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, तो एन पेंटेन हो जाएगा। तो अगर 4 कार्बन की चेन आपने बनाई है तो 5वां कार्बन कहां लगा सकते हैं, कम से कम किनारे तो बिल्कुल नहीं लगा सकते वरना प्रीवियस केस हो जाएगा। बाकी सिमेट्रिक है, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, एक ही बात है। कभी कभी मन में आ सकता है सर कैसे एक ही बात है, मेरे को तो लगता है अलग अलग बात है, तो ऐसे लिख दिया। आप दोनों का IUPAC नेम लिखेंगे सेम आएगा। कभी भी आपको अगर दो स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूजन है तो अगर आप उनका IUPAC नेम लिखिए, अगर IUPAC नेम सेम आ जाता है तो वो दोनों स्ट्रक्चर सेम है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नंबरिंग इधर से होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, और या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको ऐसे घुमाकर पलट दीजिए तो ऐसा दिखने लगेगा ऊपर वाले की तरह। ठीक है, तो कोई चीज को अगर घुमाने फिराने से अगर वो किसी और की तरह दिखने लगे तो वो और वो दोनों सेम कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। तो अब तक मैंने 4 कार्बन, 5 कार्बन का एक एल्केन बनाया, 4 कार्बन के चेन का एक एल्केन बनाया जिसमें 5 कार्बन होंगे। अब मैं 3 कार्बन के उसमें चला जाऊंगा। किनारे मैं लगा नहीं सकता, यानी 2 अब मुझे लगाने हैं। एक मैं ऐसे लगा दूं और एक बीच में लगा सकता हूं। 2 कार्बन एक ही साइड लगा दिया, एक नीचे लगाया, एक ऊपर लगाया। अब मैं आपको बताऊं कि ये और ये सेम कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, नंबरिंग इसे कहेंगे, इसका नाम भी हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक नया कंपाउंड नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इस फॉर्मूले से, है ना, टोटल 3 आइसोमर होंगे। ये 3 आइसोमर मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं व्यूअर्स से चाहता हूं कि अगला क्वेश्चन वो खुद करें और बताएं कि 6 कार्बन में कितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं, कितने एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, पहले 6 कार्बन की एक चेन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, ये तो अकेले रहेगा। फिर 5 कार्बन की ले लीजिए। अब आपके हाथ में एक कार्बन बचा है, उस कार्बन को आप किनारे नहीं लगा सकते क्योंकि किनारे लगाने से, है ना, वही आ जाएगा। सिमेट्रिकल है इसलिए एक बार यहां लगा सकते हैं, यहां नहीं, और यहां लगा सकते हैं, 2 जगह मिलती है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक ये और एक यहां लगा दूं अगर मैं। ठीक है, तो ये मिलेगा। तो 5 कार्बन के दो आइसोमर मिलेंगे। 4 कार्बन के कितने मिलेंगे, बना लिए जाए, 1 2 3 4। अब मेरे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन अगर है मेरे पास तो मैं दोनों कार्बन को अलग अलग लगा सकता हूं, इन दोनों कार्बन को एक ही पे लगा सकता हूं, इन दोनों कार्बन को एक ही पे लगाते समय ऊपर नीचे लगा सकता हूं और एक ही साथ लगा सकता हूं। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, डिफरेंट है, लेकिन ये और ये सेम है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, 1 2 3 पे मिथाइल है। यहां पे भी आप देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, 1 2 3 पे क्या है, मिथाइल है। तो ये कोई नया कंपाउंड नहीं है, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो मैं देख सकता हूं कि 6 कार्बन के मेरे पास 5 आइसोमर्स हैं। तो ऐसे सिस्टमैटिकली आपको आइसोमर्स ड्रॉ करना सीखना होगा कि पहले आप चेन्स डेवलप करिए और उन चेन्स में जाकर एल्काइल ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए कितने तरीके से आप एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास इस ऐसी केस के अंदर। ठीक है, तो आइए उसको भी देखते हैं कि 7 कार्बन के अगर का एल्केन होगा तो कितने एल्केन 7 कार्बन से पॉसिबल है। तो अगर मैं कहूं C7H16, ऑफ कोर्स इसका डीबी 0 आएगा, तो ये एल्केन ही हो सकता है। ठीक है, कितने एल्केन्स बनेंगे चेक करते हैं। 7 कार्बन की चेन, 7 कार्बन की चेन, फिर 6 कार्बन की चेन वाले कितने हो जाएंगे। तो अगर 6 कार्बन की चेन में लेता हूं तो मैं देख सकता हूं कि मैं यहां और यहां मिथाइल ग्रुप नहीं लगा सकता। सिमेट्रिकल है, यहां लगाना और यहां लगाना एक ही जैसा है, यहां लगाना और यहां लगाना एक ही जैसा। ठीक है,
तो इस तरह से आप सिस्टमैटिकली सोचेंगे कि है ना चीजें गिनेंगे। सिस्टमैटिकली गिनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप हैप हैजर्डली गिनेंगे, है ना, बेतरतीब तरीके से गिनेंगे, रैंडमली गिनेंगे, तो आपसे बहुत चांसेस है कि कोई ना कोई कंपाउंड छूट जाएगा और आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया पहली चीज फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? सी 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 और यहां एक कार्बन लग जाए, बिल्कुल, है ना। और सेकंड केस ये हो जाएगा, तो ये दो तो ये हो गया सी सी सी, ऐसे आपने लगा दिया और एक यहां लगा दिया, ठीक है। तो यहां पे मैंने दो और गिन लिए, ठीक है। एक ये हो गया, एक यहां पे है, एक यहां पे है, दो यहां हो गए। चलिए 5 कार्बन की अब चेन बनाते हैं। 5 कार्बन की अगर मैं चेन बनाता हूं 1 2 3 4 5, तो एक चीज तो श्योर है कि मैं यहां और यहां कुछ भी नहीं लगा सकता, ठीक है, इन जगहों पे नहीं लगा सकता। तो मेरे पास 2 कार्बन है और वो मैं जितने तरीके से लगा सकूं, ठीक है। तो पहला केस क्या, मैं सोचता हूं कि अच्छा ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल भी है, यानी जो मैं यहां करूंगा वो यहां करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 5 कार्बन है, मैंने ऐसे दोनों कार्बन ऊपर नीचे लगा दिया, मैंने दोनों कार्बन यहां भी ऊपर नीचे लगा दिया, ठीक है। अब अगल बगल लगाते हैं, है ना। तो ऐसे 5 कार्बन की चेन अगल बगल 1 इन दोनों पोजीशंस पे लगा दिया और कार्बन की चेन, है ना, यहां और यहां लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और कंपाउंड बन सकता है। ध्यान रखिएगा कि हर केस में 5 कार्बन से ज्यादा की चेन ना बने, नहीं तो वो पिछला केस हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हर केस में यहां पे 5 ही कार्बन बनेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हमेशा 5 कार्बन की होगी, है ना। ये भी 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, चाहे जैसे भी कर लीजिए आप, 5 ही कार्बन की। एक कंपाउंड और इससे बन जाना चाहिए, है ना, जो कॉमन सेंस से आएगा ना, प्रैक्टिस से भी आ सकता है। ये भी एक है, अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं, है ना। इसमें भी किसी भी तरीके से जाइए तो 5 ही कार्बन की चेन मिलेगी आपको। तो ये लगभग 4 हो गए, ये 4 लोग हो गए। 4 5 6 7 आइसोमर्स मैंने गिने जो C7H16 फॉर्मूला रखते हैं। गिना मैंने गिना 7 कार्बन की चेन वाला एक एल्केन होगा, 6 कार्बन की चेन वाले 2 एल्केन्स हो सकते हैं, ठीक है। 5 कार्बन की चेन वाले मेरे पास 5 एल्केन्स मुझे मिले हैं, ठीक है। अब 4 कार्बन की चेन देखी जाए कितने एल्केन्स हो सकते हैं। तो 4 कार्बन की अगर चेन की बात की जाए तो ये 4 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन मैं लगा सकता हूं, ठीक है। 2 में एक ऊपर नीचे लगाया और एक बगल में लगा दिया, एक हो गया। एक मैं कर सकता हूं कि एक ऊपर और 2 नीचे कर दूं, ठीक है। और क्या कर सकता हूं मैं, बस यही पॉसिबिलिटी है, हाँ बस यही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही मुझे, ठीक है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये और ये एक ही जैसा है, क्योंकि देखिए यहां पे लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और 1 2 थर्ड पे 2 मिथाइल है, ऐसे ही यहां पे भी है 1 2 3 पे 2 मिथाइल है और 5 कार्बन की चेन। तो ये और ये, है ना, आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूं। तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक है, तो टोटल 5 6 7 8 7 कार्बन के मुझे 8 आइसोमर्स जरूर मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 8 आइसोमर्स मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से 5 कार्बन में एक चीज और छूट रही है क्या, ये 5 है, सॉरी, ठीक है, ये 5, क्योंकि मुझे ये याद था कि टोटल 8 होते हैं। तो एक ये हो जाएगा, 2 3 हो गया और 5 8 हो गया और एक ये 9 हो गया, ठीक है। टोटल मुझे याद था 9 होते हैं, तो यहां पे 9 आइसोमर्स हो जाएंगे जो 8 कार्बन के नहीं 7 कार्बन के होंगे, ठीक है। तो ये एक केस हुआ जहां पे मैंने आपको सिखाया कि कैसे आइसोमर्स गिने जाते हैं। अगला केस सेकंड क्या है? केस सेकंड कहता है कि अगर कहीं कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, अगर कहीं पे कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है और DB1 हो जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो आइए इस केस को भी देखते हैं, केस नंबर सेकंड, कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन है, इफ देयर आर
केस सेकेंड, कार्बन है, हाइड्रोजन है, प्लस डीबीई जो है वो हमारी 2 है, ठीक है, नहीं 1 है। तो अगर कार्बन है, हाइड्रोजन और डीबीई 1 है तो दो बातें हो सकती है, या तो एल्कीन्स हो सकता है या फिर साइक्लो एल्केन हो सकता है, साइक्लो एल्केन हो सकता है। तो अब हम लोग इसी तर्ज पर सोचेंगे, है ना, कितने एल्कीन्स होंगे और कितने साइक्लो एल्केन्स हो जाएंगे किसी गिवन फॉर्मूले के, ठीक है। जो फॉर्मूला दिया रहेगा उसपे, है ना, कितने लोग एल्कीन होंगे, कितने साइक्लो एल्केन होंगे, ये हम देखेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे भी। अगर कोई कह दे कि ये फॉर्मूला है C3H6, भाई C2H4 तो एक ही हो ही सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन नहीं हो सकता है, साइक्लो एल्केन नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसका डीबी आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। कार्बन है, हाइड्रोजन है और डीबी 1 है, अगेन इसका डीबी 1 है, तो दो बातें हो सकती है, या तो एल्कीन हो सकता है। एल्कीन कैसे हो सकता है गिना जाए, तो एक चेन हो गया, यहां एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, एक ही एल्कीन होता है। ये डबल बॉन्ड यहां भी लग सकता था, लेकिन ये दोनों सेम होंगे, इसको आप 1 प्रोपीन कहेंगे, इसे भी आप 1 प्रोपीन कहेंगे, इसी को पलट लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं से भी डिफरेंट तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक एल्कीन हो गया, साइक्लो एल्केन कितने हो जाएंगे, साइक्लो एल्केन ये हो जाएगा, ठीक है, एक साइक्लो एल्केन हो गया, ठीक। तो ये है, ये है, ठीक है ना, दो चीजें आ गई। अगर कोई पूछे C4H8 के कितने आइसोमर होंगे, ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ कि C4H8 के कितने आइसोमर होंगे, तो एक काम करिए, फिर इसका डीबी निकालिए, 4 + 1 - 8/2, यानी आ जाएगा 5 - 4 1, डीबी 1 है। अगर इसका डीबी 1 है तो दो बातें हो सकती है, अगर कार्बन है और हाइड्रोजन और डीबी 1 है तो एल्कीन्स हो सकता है और साइक्लो एल्केन हो सकता है, ठीक है, साइक्लो एल्केन हो सकता है। अगर एल्कीन्स की बात की जाए तो कितने एल्कीन्स हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के चेन, 3 कार्बन की चेन एक यहां पे, ठीक है। अब 4 कार्बन की चेन हो गई, 3 कार्बन की चेन हो गई, एक कार्बन यहां लगा नहीं सकते, यहां लगाया। अब आइए इसमें डबल बॉन्ड लगाइए, एक बार डबल बॉन्ड यहां लग सकता है, ये और ये पोजीशन एक जैसी, और एक बार यहां लग सकता है, यानी 2 एल्कीन तो ये हो गए, ठीक है। अगर आप ये एल्कीन बनाते हैं तो आई एम सॉरी, ना वो नया नहीं है, ये और ये सेम है, क्योंकि इसी को आप पलट लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये 2 एल्कीन ये हो गया, और यहां पे हम एक डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हैं, तो ये 3 एल्कीन, तो मुझे C4H8 के 3 एल्कीन होंगे, ये तो श्योर हो गया। अब आइए देखते हैं साइक्लो एल्केन्स कितने होंगे, तो 4 कार्बन की एक रिंग बना लेते हैं, एक ये हो जाएगा, और एक 3 कार्बन की रिंग बना लेते हैं। 3 कार्बन की रिंग बनाने पे एक कार्बन बचा, आप यहां भी लगा सकते हैं, आप यहां भी लगा सकते हैं, आप इस कार्बन को यहां भी लगा सकते हैं, पर आप देख सकते हैं ये तीनों चीजें एक ही है। अगर आप नाम लिखेंगे तो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 नंबरिंग यही आएगा, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो मैं कह सकता हूं कि ये और ये, है ना, नए स्ट्रक्चर्स नहीं है, और मैं कह सकता हूं कि यहां साइक्लो एल्केन्स जो है ना, वो 2 हो जाएंगे, ठीक है, और साइक्लो एल्कीन्स जो हैं वो आपके 3 हो जाएगा, और टोटल 5 आपके जो है कंपाउंड्स हो जाएंगे इस फॉर्मूले से, C4H8 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डीबी ने मुझे इस चीज को सोचने का मौका दिया कि गिवन फॉर्मूले के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आइए C5H10 देखते हैं, C5H10 देखते हैं, और हाँ C5H10 देखते हैं कितने 5 कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो चूंकि जगह ज्यादा लगेगी तो मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं। अगर अगला क्वेश्चन मिल जाए मुझे कि C5H10 के कितने कंपाउंड्स होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है C5H10 के कितने कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि C5H10 के कितने कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, ये अगर कोई पूछता है मुझसे, तो मेरा पहला जवाब होगा कि पहले मुझे डीबी निकालने दीजिए, ठीक है। हमेशा पहले डीबी निकालिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं डीबी निकालता हूं तो मैं लिख सकता हूं 5 + 1 6 - 10/2, यानी 6 - 5 दैट इज 1, ठीक है ना, 1 कहा जा सकता है।
तो यहाँ पे DBE1 आ रहा है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है या तो एल्कीन हो सकता है या फिर साइक्लोएल्केन हो सकता है, या फिर है ना साइक्लोएल्केन हो सकता है, क्योंकि दोनों केसेस में DBE1 होता है। एल्कीन्स की बात की जाए, एल्कीन्स में पहले चेन लिखो, पहले 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, फिर 4 कार्बन की चेन एक यहां पे, और फिर 3 कार्बन की चेन, एक ऊपर एक नीचे, बस इतने ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, अभी आप देखा था 5 कार्बन में 3 ही तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहां कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक बार पाई बॉन्ड यहां लग सकता है, ये और ये सेम है, यहां लग सकता है ये और सेम है। ठीक है, यहां पे 2 तो एल्कीन्स बना सकते हैं हम, एक ये वाली और दूसरी जो है एल्कीन हो जाएगी जिसमें बीच में यहां पे पेंट 1इन पेंट 2इन, 2 तो ये हो गए। ठीक है, 2 ये हो गए। यहां आइए, यहां पे यहां एक डबल बॉन्ड लग सकता है, यानी सी 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 डबल बॉन्ड। ठीक है, एक ये हो गया, एक यहां लगा सकते हैं, ये हो जाएगा सी 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 डबल बॉन्ड। ठीक है, और एक और हम लगा सकते हैं, कहां पे, मैं यहां लिख रहा हूं, एक और हम लोग कहां लगा सकते हैं, यहां पे भी लगा सकते हैं, सी सी डबल बॉन्ड सी सी सी। एक बार मन में आ सकता है सर हम यहां नहीं लगा सकते, आप यहां जो लगाएंगे, यहां जो लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से ही होगी, तो 1 ब्यूटीन और 1 पे ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन और 2 मिथाइल होगा, वो यही हो जाएगा, क्योंकि यहां में नंबरिंग यहां से शुरू हो जाएगी, 1 2 2 मिथाइल ब्यूट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए, नॉमेनक्लेचर सेम आएगा, यानी दोनों कंपाउंड सेम है, ये और ये दोनों कंपाउंड सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है सिर्फ 3 ही एल्कीन यहां पे हो जाएगा, तो यहां पे 3 एल्कीन पॉसिबल ये हो गए। अच्छा, अब एल्कीन्स की बात की जाए जिसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन का ये ग्रुप तो बना दिया, लेकिन आप इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कार्बन जो है बीच वाला ये पेंटावेलेंट हो जाएगा, और पेंटावेलेंट अलाउड नहीं है, कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, यानी इस रंग रूप में कोई भी एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक चीज तो श्योर हो गया कि इस फॉर्मूले से अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं, इस फॉर्मूले में मैं एल्कीन्स की बात करूं, तो मुझे लगता है कि टोटल 2 और 3 5 एल्कीन्स मिलेंगे। अब बात साइक्लोएल्केन की जाए, साइक्लोएल्केन्स की बात की जाए, साइक्लोएल्केन्स के केस में मैं कह सकता हूं कि चूंकि कार्बन 5 है, तो एक 5 कार्बन की मैंने सीधी सीधी चेन बना ली, फिर मैं 4 कार्बन की चेन बना सकता हूं, और एक कार्बन में कहीं भी लगा सकता हूं, क्योंकि सारी पोजीशंस एक जैसी हैं, यहां लगा दिया। ठीक है, फिर मैं 3 कार्बन की चेन लिया। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन में कैसे कैसे लगा सकता हूं, एक ही साथ दोनों लगा दिए, अलग अलग लगाना है तो अलग अलग लगा दिया, लेकिन एक ही कार्बन पे लगा दिया, अलग अलग लगा दिया लेकिन अगल बगल लगा दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है इसके अलावा कुछ नहीं। आपके मन में आ सकता है कि सर ऐसे भी तो लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे लगाने और ऐसे लगाने में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहां से नंबरिंग होगी तो ये 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, और यहां नंबरिंग होगी तो ऐसे हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। तो ये कोई नया कंपाउंड मुझे नहीं मिल रहा है ना, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल साइक्लिक कंपाउंड्स भी मुझे है ना 5 मिल जाएंगे ना, 5 साइक्लिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, तो अगर साइक्लोएल्केन्स की बात की जाए तो वो भी मुझे है ना 5 ही मिल रहे हैं, और टोटल मुझे 10 कंपाउंड्स ऐसे मिल जा रहे हैं। तो साइक्लोएल्केन्स की बात करें, साइक्लोएल्केन्स, ये सब क्वेश्चंस मैंने है ना पहले से भी किए हुए हैं, और ये सारे टेस्टेड हैं इनके आंसर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी आपको नया मिलता है तो इसका मतलब आप एक रिपीटेड डायग्राम बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्कीन्स की बात हुई, तो हमने एल्कीन्स बना के पहले देखा, फॉर्मूला दिखा, फॉर्मूले से हमने डीबी निकाला, डीबी से मुझे इशारा मिला कि एल्कीन होगा या साइक्लोएल्केन होगा, फिर मैंने चेन्स बनाई, हर चेन में जाके डबल बॉन्ड लगा के देखा कितने एल्कीन्स हो सकते हैं, फिर मैंने है ना रिंग बनाई, पहले 5 कार्बन की रिंग बनाई, फिर 4 कार्बन में सब्स्टिट्यूशन किया, फिर 3 का चेन बनाकर 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग बनाकर है ना उसमें अलग अलग तरह के कार्बन्स लगाए। ठीक है, तो ये आप एक कहीं ना कहीं इस डिमॉन्स्ट्रेशन से एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है ना डेवलप करता है कि कैसे सिस्टमैटिकली आइसोमर्स के बारे में सोचना है। आइए केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, अगर आपसे कहा जाता है, केस 3 है कि हाइड्रोजन है, कार्बन है और डीबीई 2 है। ठीक है, 2 डीबीई है, तो आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, डीबीई अगर 2 है तो
तो पहली चीज आप जो कह सकते हैं वो क्या है कि DB2 का मतलब है ना एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं। दो पाई बॉन्ड का मतलब हो गया कि डाइन हो सकता है ना, DB2 हो जाए तो डाइन हो सकता है, और डाइन मतलब दो पाई बॉन्ड हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। एल्काइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड में भी दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। DB2 का मतलब एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है। तो यानी इसको आप ना कुछ ऐसा कि एक रिंग हो और साथ में उसमें एक डबल बॉन्ड हो, यानी साइक्लो एल्कीन्स भी लिख सकते हैं, एल्कीन्स भी हो सकता है, ठीक है, साइक्लो एल्कीन्स। और लास्टली DB2 का मतलब दो रिंग भी हो सकते हैं। अब दो रिंग दो तरीके से होते हैं, एक बाईसाइक्लो हो जाए कोई चीज है ना, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा एटम कॉमन होते हैं दोनों रिंग्स में, ठीक है, ऐसे बाईसाइक्लो हो गया। जबकि स्पाइरो होता है जिसमें एक ही कार्बन एटम कॉमन होता है दो रिंग्स में, ऐसा कुछ, ठीक है, स्पाइरो हो गया। तो अल्टीमेटली दोनों में दो दो रिंग बन रही है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर कभी मुझे कार्बन हाइड्रोजन के साथ DB2 मिलता है तो मैं मुझे क्या क्या लगेगा, मुझे लगेगा डाइन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, साइक्लो एल्कीन्स हो सकता है, बाईसाइक्लो हो सकता है और स्पाइरो हो सकता है, ठीक है। तो DB हमें ना बहुत ही हमारा दायरा जो है सोचने का, जो स्पैन है सोचने का, उसको छोटा कर देता है कि इतनी चीजें हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, हम लोग इस पे बेस्ड, आइए उसको करते हैं। पहला एग्जांपल, अगर आपको एक कंपाउंड मिल जाए जो C2H2 है तो क्या क्या कितने आइसोमर C2H2 के हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक काम करिए, इसका DB निकाल लीजिए। DB कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 - 2/2, यानी 3 - 1 2 आ जाएगा। DB2 आ रहा है तो मैं ऐसे सोचूंगा, डाइन होने के लिए कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, ठीक है, तभी डाइन हो सकता है। तो डाइन का तो चांस खत्म हो गया, ठीक है, डाइन यहां पर संभव नहीं है, ठीक। अब बात चली है एल्काइंस की, तो देखते हैं एल्काइंस हो सकता है कि नहीं। एल्काइंस की बात चलेगी तो हाँ, एल्काइंस हो सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एल्काइंस हो सकता है। साइक्लो एल्किन, साइक्लिक रिंग दो कार्बन में नहीं बन सकती है ना, इसलिए ये और ये पॉसिबिलिटी इंपॉसिबल है। नेक्स्ट क्या, सेकेंड क्वेश्चन, C3H4, ठीक है, C3H4। फिर अगेन, अब ये क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये है, C3H4 कहा जाता है C3H4 के कितने आइसोमर्स होंगे, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो DB निकालिए, DBE कितना आ जाएगा, DB आ जाएगा कार्बन की संख्या नंबर +1 - 4/2, यानी 4 - 2 2 आ जाएगा, ठीक है ना। DB 2 आ गया इसका, और अगर DB 2 आ जाता है, ठीक है, अगर DB 2 आ रहा है तो सीधी सी बात है कि है ना, ये सारी चीजें हो सकती है, डाइन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, साइक्लो एल्किन हो सकता है, बाईसाइक्लो हो सकता है, स्पाइरो हो सकता है, ठीक है। डाइन से शुरुआत करें, अगर डाइन की बात करिए तो मुझे लगता है एक डाइन हम बना सकते हैं यहाँ पे, कैसे, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। एल्काइन की बात करिए, एल्काइन भी मैं एक बना सकता हूं यहाँ पे, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे। साइक्लो एल्कीन की बात करिए, साइक्लो एल्कीन, तो साइक्लो एल्कीन भी मेरे ख्याल से एक बन सकता है यहाँ पे। आप 3 कार्बन की एक, जो कि असंभव है, बहुत अनस्टेबल होगा, लेकिन बना सकते हैं आप, साइक्लो एल्कीन भी बन जाएगा, ठीक है। बाकी बाईसाइक्लो होने के लिए है ना, मिनिमम आपको है ना 4 कार्बन होने चाहिए, और इसके लिए मिनिमम आपके पास है ना 5 कार्बन या 6 कार्बन होने चाहिए स्पाइरो के लिए, ठीक है। तो और कुछ नहीं बन पाएगा, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे है ना कि टोटल हमें 3 आइसोमर इसके मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू सिस्टमैटिकली थिंक। आप पहले DB निकालिए और फिर पता लगाइए कि क्या क्या हो सकता है, फिर एक एक केस पे जाकर उसकी पॉसिबिलिटीज गिनिए। अगर आप ऐसे आइसोमर्स गिनते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपसे गलती नहीं होगी, ना ही कोई आइसोमर आपसे छूटेगा, ठीक है। इस केस पे मैं लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। मान लीजिए
अगला आइसोमर है C4H6, तो इसका डीबी कितना आ जाएगा, डीबीई इज इक्वल्स टू 4 + 1 - 6/2, 4 + 1 - 6/2 यानी 5 - 3 यानी 2, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। डीबी 2 आ गया, फिर वही सारी संभावनाएं हो सकती हैं। पहले डाइंस देखा जाए, तो अब डाइंस देखते वक्त ना दो बातें हो सकती हैं। अब तो चेन्स भी वैरी कर सकते हैं, 4 कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन में डाइन संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 पाई बॉन्ड लगाएंगे तो कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। तो इस केस में तो है ना, इस वाले केस में तो डाइन संभव नहीं है, मुश्किल है। यहां पे कैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल 2 पाई बॉन्ड लगाए तो पहला दूसरा लगा सकते हैं, पहला और तीसरा लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे है ना, अगर मुझे डाइन्स ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा तो मैं कह सकता हूं एक डाइन ये हो जाएगा, प्लस अगला डाइन जो है ना वो 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 आप कहे 2 और 3 भी तो हो सकता है, 2 3 और 1 3 एक ही बात है। आप नंबरिंग करके देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है कि अगर दो लोगों का नॉमेनक्लेचर IUPAC सेम आ जाता है तो वो दोनों सेम कंपाउंड्स होंगे। तो अगर आप 2 3 पे पाई लगाएंगे या 1 2 पे पाई लगाएंगे तो नाम सेम आएगा, क्योंकि अगर ऐसे लगाएंगे तो नंबरिंग ऐसे हो जाएगी, ऐसे लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, तो दोनों नाम सेम आएगा। आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट एल्काइन, एल्काइंस की बात की जाए, एल्काइंस, तो एल्काइंस में भी मैं 2 रिंग तो दो ऐसे तो बना ही सकता हूं चेन्स, लेकिन अगर मैं इसमें एल्काइन करूंगा तो ये कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि गलत है। इसलिए ये वाला तो संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, यहां पे हम एल्काइन जरूर बना सकते हैं। एक बार पहले पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। अगर आप यहां से नाम लिखेंगे तब भी ये ब्यूटाइन होगा, इधर लिखेंगे तब भी ब्यूटाइन होगा, तो इसलिए दोनों ये और ये पोजीशन सेम है। बीच में जरूर आप एक ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, ये ब्यूट टूआइन हो जाएगा। तो एल्काइन भी 2 हो गया यहां पे। अब बात चलती है साइक्लो एल्कीन्स की, ठीक है। साइक्लो एल्कीन्स कितने हो सकते हैं, तो साइक्लो एल्कीन्स की जहां तक बात है तो पहले साइक्लिक रिंग बनाते हैं, 4 कार्बन की रिंग, 3 कार्बन की रिंग। 4 कार्बन की रिंग में पाई बॉन्ड यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, सब एक जैसी सिचुएशन है, कहीं भी लगा दीजिए, ऐसा हो गया। यहां पर लेकिन आप पाई बॉन्ड यहां भी लगा सकते हैं, ये और ये पोजीशन एक जैसी है और ये पोजीशन अलग है, यानी यहां पे 3 साइक्लोएल्कीन्स बन सकते हैं, एक ये। अगर आप यहां लगाते तो यहां और यहां एक ही बात है, ठीक है, और एक ये, ठीक है, एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आपके साइक्लो एल्कीन्स हो गए। तो हम लोगों ने है ना ये केसेस तो एग्जॉस्ट कर दिया, डाइन देख लिया कितने होंगे, एल्काइन देख लिया कितने होंगे, साइक्लो एल्कीन्स देख लिया कितने होंगे। आइए अब बाईसाइक्लो और स्पाइरो है ना देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने बाईसाइक्लो होंगे और कितने है ना स्पाइरोज हो जाएंगे। तो अगर आप बाईसाइक्लो की बात करिए, बाईसाइक्लो तो 4 कार्बन की चीजों में एक ही बाईसाइक्लो संभव है, वो है ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और स्पाइरो की बात करिए तो मुझे लगता है कि स्पाइरो के लिए मिनिमम 5 कार्बन तो चाहिए होते हैं, ठीक है, 6 नहीं 5 कार्बन चाहिए होते ताकि एक कॉमन हो सके। तो स्पाइरो इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, स्पाइरो इससे संभव नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मूला आया आपका C4H6, ठीक है, इससे 2 डाइन है, दो एल्काइन है, 4 और 4 आपके है ना साइक्लो एल्कीन्स है, 4 और 4 8 हो गए, और एक बाईसाइक्लो हो जाएगा है ना, तो 9 हो जाएंगे। तो टोटल जो है 2 डाइन, 2 एल्काइंस, 4 साइक्लो एल्कीन्स और एक बाईसाइक्लो, यानी इसके टोटल 9 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप सिस्टमेटिकली इस तरह से सोचते हैं तो आप डेफिनेटली आप गलत रिजल्ट पे कभी नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 3rd केस बताया। आइए अब लास्ट केस इस लेक्चर का समझते हैं, जिसमें मैं एक हेटेरो एटम ऐड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं केस 4th की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट केस नंबर 4, जहां कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में एक ऑक्सीजन भी है और DB0 है,
ठीक है, तो ये हमारा अगला केस हो जाएगा। तो मैं केस बताऊं आपको अगला, क्या कार्बन है, हाइड्रोजन है, प्लस एक ही ऑक्सीजन है, प्लस डीबीई 0 है, डीबीई 0 है। तो क्या क्या चीजें हो सकती है इस तरीके की, मैं बड़े आसानी से बता सकता हूं कि अगर डीबीई 0 है और एक ही ऑक्सीजन है ना, तो एक चीज तो हो सकता है अल्कोहल, आरओएच। आरओएच में एक ऑक्सीजन होता है लेकिन कोई भी डबल बॉन्ड या साइक्लिक रिंग नहीं होती है ना, तो डीबीई 0 होगा। तो एलिफैटिक अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल एक इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मुझे लगता है कि ईथर भी है ना, जरूर इसी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ईथर्स में भी है ना, ऑफ कोर्स एलिफैटिक ईथर्स जो है इस कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि ईथर्स में भी एक ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। दिस इज नॉट 10, दिस इज 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन होता है ईथर और अल्कोहल में, और इनका डीबीई भी 0 होता है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, और ये भी स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो आज के बाद अगर मुझे एक कार्बन, एक नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलता है, साथ साथ मुझे अगर डीबीई 0 मिलता है, तो मुझे ये समझते देर नहीं लगेगी कि ये अल्कोहल हो सकता है या फिर ईथर हो सकता है, ठीक है। तो आइए, इस पे मेरे पास लगभग 6 केसेस है, नहीं 5 केसेस है, एक एक करके करते हैं। पांचों केस करने पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। C2H6O, ठीक है, C2H6O ये पहला केस है मेरा। तो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन है ये, डीबी निकाला मैंने, 0 आया, 2 + 1 - 6/2 यानी 3 - 3 0, ठीक है, डीबी 0 आ गया। अगर डीबी 0 आ गया तो क्या हो सकता है, अब मैं एलिफैटिक अल्कोहल जो है, मैं डीबी 0 है और कार्बन है, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो मैं समझूंगा एलिफैटिक अल्कोहल हो सकता है और ईथर हो सकता है। चलिए अल्कोहल की बात करिए तो 2 कार्बन है, OH यहीं लग सकता है, इन दोनों पोजीशन में एक ही पोजीशन है जहां OH लग सकता है। तो अल्कोहल की बात अगर होगी तो अल्कोहल सिर्फ एक मिलेगा मुझे, यहां पे एक ही अल्कोहल। ईथर की बात की जाए, ईथर की अगर आप बात करेंगे तो एक ही ईथर ही मिलेगा, क्योंकि एक एक कार्बन है तो दोनों एक एक तरफ लग जाएंगे, तो ईथर भी हमें एक ही मिलेगा। तो इस केस के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे अगर फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में C2H6O है, ठीक है। C2H6O के सिर्फ 2 ही पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं और कोई नहीं। ये हो गया। अगला C3H8O, ठीक है, C3H8O अगेन मैं डीबी निकालता हूं इसका, डीबीई कितना आ जाएगा, 3 + 1 - 8/2, 4 - 4 0, ठीक है, 4 - 4 0। तो ये आ गया आपका, है ना, डीबी 0 है तो पक्का ये एलिफैटिक अल्कोहल या ईथर ही है। अगर अल्कोहल की बात करिए, अल्कोहल की बात करिए तो कितने अल्कोहल हो सकते हैं देखा जाए, तो अब 3 कार्बन के कितने अल्कोहल हो गए। तो मैं हमेशा व्यूवर्स को ये कहूंगा कि पहले जितने चेन्स हो सकते हैं उतने बना लीजिए। अब OH आप कहां कहां लगा सकते हैं, OH आप यहां लगा सकते हैं और यहां लगा सकते हैं, ये पोजीशन और ये पोजीशन एक जैसी है, ठीक है, यानी यहां पर मैं 2 अल्कोहल बना सकता हूं। पहला केस क्या हो जाएगा, CCCOH, ब्यूटेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल सॉरी, और दूसरा होता है CCCOH, प्रोपेन 2 ऑल। तो यहां पर मैं 2 अल्कोहल मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो मैं बना सकता हूं। अब अगर ईथर की बात की जाए इसी फॉर्मूले से तो कितने ईथर्स हो सकते हैं देखा जाए, तो ईथर्स की अगर बात चलती है तो ईथर्स में मैं हमेशा लोगों को यह सलाह देता हूं कि ईथर्स के केस में आप पहले तो कैटेगराइजेशन कर लीजिए, कैटेगराइज कर लीजिए। जैसे 3 कार्बन है यहां पे, ठीक है, 3 कार्बन है, डाइवैलेंट ग्रुप है ईथर, तो कितने कितने कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो देख लीजिए। जैसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 1, इस तरफ 2 कार्बन हो इधर 1, दूसरा हो सकता है इस तरफ 1 कार्बन इधर 2, लेकिन देखिए ये सिमेट्रिक है तो 2 1 और 1 2 एक ही बात हो गई। आप इसी चीज को ऐसे पलट के रख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई हमारा नया केस नहीं है, ये वही केस है, इसलिए इसको हटा दिया मैंने। अब आप देख सकते हैं यहां पे एक तरफ 1 कार्बन है, एक ही तरीके से लग सकता है, और इस तरफ 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे ये OC एक ही तरह से लग सकता है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए एक ही बात है, तो मैं यहां लगाया तो ईथर मेरे को एक ही मिलेगा यहां पर। तो टोटल और 1 जोड़कर कितना आ जाएगा
तीन ईथर पॉसिबल है अगर हमारा फॉर्मूला है ना C3H8 होता है। अगर हमारा फॉर्मूला C3H8 होता है तो तीन ईथर्स पॉसिबल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगर हमारा फॉर्मूला C4H10O हो जाए तो कितने ईथर्स और कितने अल्कोहल पॉसिबल होंगे? आइए देखते हैं। तो C4H10 है, पहला काम मैं जानता हूं इसका डीबी 0 है, लेकिन आप कभी भी, मैं बार बार डीबी इसलिए निकालता हूं ताकि आपको इस चीज की आदत पड़े कि हमेशा पहला चीज, कोई फॉर्मूला दिखे और कोई पूछता है कि आप इसका आइसोमर्स कितने होंगे बताइए, तो हमेशा उसका सबसे पहले डीबी निकालना होता है। तो डीबी कितना हो जाएगा इसका? 4 + 1 5 - 10/2 यानी 5 - 5 कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब C4H10 में कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और डीबी 0 है, यानी पक्का ये दो ही केस बन सकता है, पहला अल्कोहल होगा और दूसरा ईथर। तो आइए पहले अल्कोहल गिनते हैं, बाद में ईथर गिनेंगे। अल्कोहल कितने हो सकते हैं? तो अल्कोहल के लिए पहले आप चेन्स बनाइए। कितनी चेन्स बन सकती हैं? 4 कार्बन की एक ये चेन बन जाएगी, एक ये चेन बन जाएगी। ठीक है, अब 4 कार्बन की ये 2 चेन बनी। OH कहां कहां लगा सकते हैं? अगर मैं यहां OH लगाऊंगा, अगर मैं यहां OH लगाता हूं तो उसे ब्यूटेन 1ऑल कहेंगे, यहां लगाऊंगा तब भी उसे ब्यूटेन 1ऑल कहेंगे, क्योंकि यहां जब लगाऊंगा तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी, यहां लगाऊंगा तो इधर से शुरू हो जाएगी। ऐसे ही मैं यहां लगा सकता हूं, यहां नहीं। तो दो तो ये हो सकते हैं, CCCCOH और CCCCOH, 2 ये हो गए। यहां कितने जगह पे लगा सकता हूं? देखिए यहां से इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से ये जो OH लगेगा वो यहां और यहां के इक्विवेलेंट होगा, एक ही जैसी पोजीशन है। अगर आप इसे यहां OH लगाएंगे तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, तो कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल। यहां लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, तो 1 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल। इधर से इधर OH लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी 1 2, तब भी कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल। ठीक है, तो तीनों तरफ से है ना नाम एक ही जैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये और ये पोजीशन सिमिलर, और एक ही यहां पे लगा सकते हैं। यानी मैं इन दोनों अल्कोहल्स को ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहां पर 2 अल्कोहल पाऊंगा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला जो है वो ऐसे हो जाएगा, CCCOH, यहां पे OH लग जाएगा। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां अगर अल्कोहल्स की बात करिए तो टोटल मुझे 4 अल्कोहल मिल रहे हैं। ठीक है ना, यहां पे सॉरी, यहां पे C हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मुझे 4 अल्कोहल मिल गए। अब बात C4H10 से कितने ईथर मिलेंगे इसकी की जाए, तो C4H10 से कितने ईथर मिल जाएंगे, आइए इसको भी देखते हैं। अब ईथर्स देखे जाए कि C4H10 के, है ना, C4H10 से कितने ईथर्स हो सकते हैं। तो ईथर्स को भी सिस्टमेटिकली कैसे सोचना है, देखिए ईथर्स को सिस्टमेटिकली ऐसे सोचना है, पहले आप ग्रुप्स बनाइए कि कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, है ना, ईथर्स के। तो एक ग्रुप तो ये बन सकता है कि एक तरफ एक कार्बन हो और एक तरफ 3 कार्बन हो। एक ग्रुप बन सकता है एक तरफ 2 कार्बन हो और दूसरी तरफ भी 2 कार्बन हो, है ना, और इसको भी उधर भेज देंगे तो 1-3 वाला केस फिर हो चुका है, सिमेट्रिकल होता है। तो 2 ही केस बन सकते हैं, 2 ग्रुप्स बन सकते हैं, एक 3 कार्बन हो इधर और इधर 1 हो, और एक इधर 2 कार्बन हो उधर 2 कार्बन हो, बस यही है ना केसेस बन सकते हैं। तो आइए गिनते हैं अब 3 कार्बन के कितने केसेस बन सकते हैं। 3 कार्बन को लगा के मैं देख रहा हूं कि मुझे OC लगाना है। ठीक है, OC लगाना है, तो मैं ये OC जो है इसको मैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह मान रहा हूं, इसको मैं यहां लगा सकता हूं और यहां लगा सकता हूं। तो यानी यहां पर मुझे 2 ईथर मिल जाएंगे। पहला ईथर जो मिलेगा वो ये होगा क्या, CCC, और इससे ये जुड़ा हो OCC। और दूसरा ईथर क्या मिलेगा, दूसरा ईथर मिलेगा जब यहां OC यहां जुड़ा हो, यानी CCCOC ऐसे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, है ना, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसको लिख सकते हैं 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, दोनों के नाम में भी डिफरेंस है। तो यहां पे 2 ईथर हो गए। अच्छा, अब इधर की बात की जाए, इधर कितने ईथर हो सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 2 कार्बन जो है ये अटैच होना है। पहली बार ये इधर अटैच होगा, फिर इधर अटैच होगा। इधर ये एक ही तरीके से अटैच होता है क्योंकि
ये सिमेट्रिकल है, ये और ये पोजीशन एक जैसा है, तो ये इधर ही अटैच हो सकता है। अब इसके इधर अटैच का एक ही संभावना है। अब इधर कैसे अटैच हो सकता है? अगेन यहाँ पे सिमेट्रिक है, ये यही अटैच कर सकता है, यहां अटैच करेगा और यह अटैचमेंट एक जैसी पोजीशन हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी यहां पर सिर्फ एक ही ईथर पॉसिबल है। तो ये आपका है ना 2 हो गए और ये आपका है ना 1 हो गया, यानी टोटल जो है 3 ईथर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, टोटल 3 ईथर्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि C4H10 फॉर्मूले से कितने अल्कोहल और ईथर्स पॉसिबल हैं, तो आपका आंसर होगा कि अल्कोहल 4 पॉसिबल होंगे और ईथर 3 पॉसिबल होगा और टोटल 7 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जहां पे मैंने C4H10O से सारे पता लगाए। आइए अगला केस देखते हैं जिसमें C5H12 अगर फॉर्मूला हो तो कितने अल्कोहल और ईथर्स पॉसिबल हैं, इसको गिनते हैं। ठीक है, तो इतना गिनने आना चाहिए आपको, आप भी गिनिए। मैं व्यूअर्स से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि पहले वो खुद ही गिने और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। यहां पर डीबी निकालिए। डीबी क्या हो जाएगा, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं इससे पहले। देखिए आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं, और ये 0 आ जाएगा। अब सबसे पहले अल्कोहल की बात करिए। अल्कोहल की बात कीजिए। अल्कोहल की जहां तक बात करेंगे तो आइए अल्कोहल गिनना शुरू करते हैं। कैसे गिनेंगे? 5 कार्बन है, तो मैंने हमेशा कहा पहले 5 कार्बन की जितने चेन्स पॉसिबल हैं सब बनाइए, जो हम लोगों ने एल्केन्स के केस में देखा भी था। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं OH कहां कहां लग सकता है अल्कोहल का। तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, यहां लगा सकते हैं, यहां नहीं, यहां लगा सकते हैं, यहां नहीं, यहां लगा सकते हैं। 3 अल्कोहल तो यही हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला COH। ठीक है, पेंटेन 1ऑल, पेंटेन 2ऑल, पेंटेन 3ऑल। यहां कहां लगा सकते हैं? देखिए ये पोजीशन और ये पोजीशन एक जैसी है। अगर आप OH यहां लगाएंगे तो 1 2 3 4 नंबरिंग आएगी, यहां लगाएंगे तो 1 फिर इसको 2 मिलेगा, 3 4 नंबरिंग आएगी। तो दोनों केस में है ना, चाहे यहां OH लगाएंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1ऑल हो जाएगा, यहां लगाएंगे तब भी 1 2 मिथाइल ब्यूटेन 1ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में सेम नाम आ रहा है, इससे अलग है। ये और ये केस सेम है, बाकी ये और ये सारे अलग अलग केसेस हो जाएंगे। तो मुझे लगता है यहां पे 4 अल्कोहल संभव है, पॉसिबल है। COH, C यहां लगा दीजिए OH। ठीक है, फिर हो जाएगा COH और एक मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, C और यहां लगा दीजिए OH। ध्यान दीजिए, पहली बार मैंने पहले कार्बन पे OH लगाया, दूसरी बार मैंने सेकंड कार्बन पे, तीसरी बार मैंने थर्ड कार्बन पे और चौथी बार मैंने है ना फोर्थ कार्बन पे OH लगाया। तो मैं देख सकता हूं यहां पे भी ऐसा है, पहले पे लगाया, दूसरे पे लगाया और तीसरे पे लगाया। तो यहां 3 अल्कोहल हो गए और यहां पे 4, टोटल 7 अल्कोहल हो जाएंगे। अब इसकी बात करिए। ठीक है, यहां की बात करिए। यहां की बात जहां तक जाती है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे सिर्फ एक ही पोजीशन हो सकती है, क्योंकि बाकी सारी पोजीशन एक जैसी। यहां से भी C है, यहां भी C है, यहां भी C है, यहां भी C है। यहां OH लगा देंगे तो बाकी सब पोजीशन में लगाने जैसा ही हो जाएगा। तो यहां पे सिर्फ एक ही अल्कोहल पॉसिबल है, COH, C ऐसे ये OH यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं कि अल्कोहल्स अगर आप गिनेंगे तो यहां पे 3 हो जाएंगे, यहां 4 हो जाएंगे और यहां पे 1। यानी अल्कोहल अगर कोई पूछे तो मैं कह सकता हूं टोटल 8 अल्कोहल बन सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू थिंक सिस्टमैटिकली। अब आगे की बात की जाए, ईथर्स की बात करें तो ईथर्स के केस में मैंने हमेशा कहा है, आपको एनकरेज किया है कि चीजों को आप ग्रुप्स में तोड़िए पहले, है ना, फिर उनके है ना ग्रुप्स के अंदर चले जाएंगे और गिनना शुरू करेंगे। तो इससे हमारे लिए चीजें सहूलियत होंगी, इजी होंगी। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं यहां पे, जैसे आइए अब अल्कोहल हो गया, ईथर्स गिनते हैं। ईथर्स की जहां तक बात है, ईथर्स में मैं ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं चीजों को। ईथर्स है ना, ग्रुप में डिवाइड किया जाए। सबसे पहले 5 कार्बन है तो 4 1 3 2, बस इस 3 को इधर ले आएंगे तो 2 3 हो जाएगा, जो कि
यही वाला केस है, और अगर उसको भेजेंगे तो 1 4 मतलब वही वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कोई नया केस नहीं है हमारे लिए। अब हमारे पास दो चीजें हैं, 4 1 और 3 2। अगर 4 1 की बात करेंगे, अगर 4 1 की बात करेंगे तो 4 कार्बन के जितने चेन्स हो सकते हैं बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मुझे उसमें OC लगाना है, OC C1 लगाना है। कहां कहां लगा सकता हूं मैं यहां लगा सकता हूं, मैं यहां लगा सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही OC को यहां अगर आप लगा देते हैं तो ये और ये पोजीशन सेम है, और यहां आप लगा सकते हैं 2 पोजीशन। तो मैं 4 ईथर देख पा रहा हूं, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये वाला ईथर कैसे हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा CCCCOC, और ये वाला ईथर कैसे होगा, CCCCOC। ये 2 ईथर हो जाएंगे। ऐसे इसके कितने केसेस हो जाएंगे, यहां जब लगेगा तो आ जाएगा CCCOC, और जब यहां लगेगा तो मैं लिख सकता हूं CCCCOC। तो 4 ईथर तो यहां हो गए। अब इसकी बात की जाए 3 2, तो 2 में बहुत कॉम्बिनेशन नहीं, 2 के एक ही कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन 3 के एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसलिए मैंने CCC 3 कार्बन की चेन बना ली, और मैं दिमाग में बैठा है कि मेरे को OC लगाना है, OCC लगाना है। अगर मुझे OCC लगाना है तो मैं इस पोजीशन पे लगाऊं या इस पोजीशन पे लगाऊं, एक ही बात है। और अगर मैं इस पोजीशन पे लगाता हूं डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां पर मुझे 2 ईथर मिलेंगे, आप ड्रॉ करके देख लीजिए। यहां पे मिलेगा OCC और यहां मिल जाएगा CCCOCC। ठीक है, तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि टोटल कितने ईथर्स पॉसिबल हैं। यहां 2 हैं, इस तरीके से 2 हैं, और इस तरीके से 2 हैं, है ना। यानी टोटल ईथर्स कितने पॉसिबल हैं, 6। और अगर कोई पूछे कि कितने कंपाउंड पॉसिबल हैं इस फॉर्मूले के, तो मैं कहूंगा कि 8 अल्कोहल होंगे और 6 ईथर होंगे, यानी 14 कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ी मेहनत लग रही है ना, चीजों को गिनने में। ठीक है, और गिनने में मेहनत लगी हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने गिनना सीख लिया। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि पहले गिनना सीख लें, तब हम अगर ये सीखेंगे कि कैसे बिना गिने भी ये सब निकाला जा सकता है, तो थोड़ी सी हमें इजी होगी, थोड़ी भी चीजें हमारे लिए आसान होंगी, इजी होंगी। ठीक है, तो गिनना हम लोगों ने सीख लिया है कुछ हद तक, लेकिन मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी का भी लिमिटेशन रहता है। तो इसके आगे के केसेस, यानी मैंने केस 4 तक आपको बताया है, इसके आगे भी मेरे पास है ना, केस 3 तक बताया है, सॉरी केस 4 तक बताया है, और मेरे पास केस 5 6 7 8 और 4 केसेस हैं, है ना, जिनमें भी मुझे चीजें गिनना सिखाना है आपको। इनके बारे में सीखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।